नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक नया टॉपिक लेके आपके पास आता हूं, पर आज दोस्तों एकदम बिल्कुल अलग तरह का टॉपिक है जो शायद मेरे सारे वीडियो से बिल्कुल अलग होगा। आज का टॉपिक है आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए और सफ़र कर रहे लाखों मरीजों के लिए। दोस्तों, आज मेरा मन किया कि क्यों ना हम लोग एक वीडियो बनाएं जो कि एक आम पब्लिक से रिलेटेड हो। दोस्तों, उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनको हम लोग ये स्पर्जरी थेरेपी जो हम लोग करते हैं और कैसे ये स्पर्जरी थेरेपी उनको मदद कर सकती है। उन्होंने सभी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में सुना होगा, उन्होंने दूसरी पैथियों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद मोस्टली ज़्यादातर जो लोग होंगे उन्होंने सर्जरी का वर्ड नहीं सुना होगा और उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि स्पर्जरिक कोई सिस्टम होता है। पर दोस्तों, आज हम उनके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नए तरह का वीडियो और उनको जानकारी देंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे दूसरी सिस्टम्स के बाद वो स्पर्जरिक सिस्टम पर अपना एक तरह से अनुभव कर सकते हैं, वो अपना अनुभव ले सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पर्जरिक थेरेपी या सिस्टम भी आप कह सकते हैं इसको, प्रणाली फॉर पब्लिक एंड पेशेंट्स, मरीजों के लिए। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। इसके पीछे हम लोग बताएंगे, अवेयर करेंगे कि सारी जितनी भी पैथियां चलती हैं, जैसा कि तकरीबन सबने सुना होगा, एलोपैथी और हर्बलिज्म, फिर आयुर्वेदा, होम्योपैथी और चाइनीज मेडिसिन्स, उसके बाद अनगिनत कितनी ही अदर नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर जानेंगे हम कि एक पब्लिक के लिए क्या वो पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अंदर जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइडलाइन इस तरह से हम देंगे उनको और बात करेंगे कि हम लोग कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे एक स्पर्जरिक थेरेपी उनकी मदद कर सकती है। आज का जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज हो गया है कि मुझे कौन सी ऐसी पैथी में जाना चाहिए। एलोपैथी भी चल रही है और नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, और कई बार तो डायग्नोज को लेकर उनको बहुत दिक्कत आती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अनगिनत वीडियोस ने उनको कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि हर बार उनको कोई ना कोई अपने ही सिस्टम की खासियत बताता है, जैसे कि आज हम अपनी सिस्टम की खासियत बता रहे हैं। तो इस तरह से कई बार एक आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा सिस्टम को फॉलो करें, कौन सा सिस्टम फॉलो ना करें। कहीं ना कहीं ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो सब लोग क्या सही बता रहे हैं, क्या प्रामाणिकता है, या किस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए या किस चीज को फॉलो करना चाहिए, और क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोस्तों, हर तरह का ज्ञान है, हर तरह का एक तरह से इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है। आप सबको ध्यान इतना रखना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर होगी, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर नहीं होगी, और आप दोनों पक्ष और दोनों तरह के वीडियो देखने बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो दिमाग है, सोचने की जो शक्ति है, उसके अंदर आपको खुद ब खुद एक उत्तर मिल सकता है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो आसपास हम देखते हैं कितने ही ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं जो शायद पहले नहीं थे। इसलिए यहाँ पर मुझे एक चीज जो समझ में आती है या मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले आप उसका अच्छा और बुरा, यानी कि गलत और सही का जो चयन है उसके ऊपर 2 मिनट अगर देंगे, अगर उसके ऊपर विचार करेंगे, तो आपके पास खुद ब खुद उत्तर आ जाएगा।
आपके पास हर तरह का मटेरियल आएगा, आपके पास हर तरह का वीडियो आएगा, आपके पास हर तरह की पैथी आएंगी। तो आप अगर इसका जो एक सिंपल सॉल्यूशन वो है कि आप आराम से बैठकर उसके ऊपर थोड़ा-सा विचार करें कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा? या तो पेपर पे लिख लीजिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसका क्या परिणाम होगा, या 1-2 बार उसमें सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें अगर आप खुद कहीं न कहीं अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज का जो पॉइंट है वो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को कितनी ही पैथियों में से अगर चुनना पड़े तो कौन-सी पैथी हम चुनें। वो एक अलग वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन-सा सिस्टम अच्छा है और कौन से सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि आप सेल्फ डायग्नोज़ ना करें। सेल्फ डायग्नोज़ होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आपने सोचा कि ये सिर दर्द है तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, या आपने सोचा कि आज मुझे गर्मी लग रही है तो शायद ऐसे ही होगी, या आपने आपकी चेस्ट के ऊपर जो पेन हो रहा है या कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं या कोई पसीना आ रहा है, तो आप दोस्तों कहीं न कहीं हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, जो आज का माहौल है वो बहुत फ़ास्ट हो गया है। साथ ही साथ जो खाने-पीने का जो ढंग है वो बिल्कुल बदल गया है। कहीं न कहीं हमें ऐसा ध्यान में देना चाहिए कि अपनी हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। सेल्फ डायग्नोज़ के अंदर सबसे पहले आता है कि कोई भी सिम्पटम अगर आपके पास आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, दिख रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। एक अच्छे चिकित्सक को, एक अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। उसके लिए क्या आपके पास है, क्या आपके नियरेस्ट है, उसके अंदर आप कौन-सा बेटर जो चिकित्सक है, उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए आप ज़रूर कहीं न कहीं आस-पास की नॉलेज रखें और घर के अंदर उसकी एक लिस्ट बनाकर रखें कि आपके जो कुछ आजकल तो सोशल मीडिया पर आपको किसी तरीके का भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको हर तरह का ज्ञान मिल सकता है। तो सेल्फ डायग्नोज़ के अंदर दोस्तों हमारा जो शरीर है, उसके अंदर हम लोगों ने प्रायोरिटीज़ देना बंद कर दिया है। आज की जो कहावत है, उसके ऊपर हमने एक अमल करना बंद कर दिया है। आपने कहावत सुनी होगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पर उसको प्रैक्टिकली हम लोग नहीं लेते। हम लोग ये भी सुनते हैं कि अगर वेल्थ का नुकसान हुआ तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, अगर हेल्थ का नुकसान हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और आजकल शायद इसमें एक तीसरा पॉइंट भी जोड़ना चाहिए कि अगर करैक्टर आदमी का चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ की, हम लोग बात नहीं कर रहे वेल्थ की, हम लोग बात नहीं कर रहे करैक्टर की। हमारा जो शरीर है उसके अंदर कितने ही प्रकार की तरंगे उठती हैं, कितने ही प्रकार के जो नैनो बेस सिम्पटम्स हैं, या इसको अगर दूसरे तरीके से आप समझना चाहें, जो इमोशंस हैं, फिर उसके बाद एक मेंटल बॉडी है, उसके बाद एक फिज़िकल बॉडी है, तो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है। आज हम ध्यान रखते हैं अपने मोबाइल में सिग्नल आया, वाई-फाई कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मैसेज आता है तो हम एकदम जाके लेते हैं। लेकिन आपकी बॉडी जो सबसे ज़्यादा सिग्नल दे रही है, जो आपकी बॉडी आपको एक गाइड कर रही है, आपकी बॉडी जो आपको बता रही है, उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर माताएँ जो हैं, बहनें जो हैं, वो दूसरों का ख्याल रखते-रखते अपना ख्याल करना बंद कर देती हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों हमें टीम वर्क करना पड़ेगा कि एक-दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आपके जितने भी सेल्फ डायग्नोज़ में आपके पेन हो रही है, गैस का पेन है, क्या जाता है आप चेक करवा लो, है ना? उसको प्रॉपर एक गाइडेंस ले लो। अगर आपको थोड़ा-सा चक्कर आ रहे हैं, आपको थोड़ी गर्मी लग रही है, या आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी परिवर्तन आ रहा है और वो लगातार आ रहा है, तो आप ज़रूर सचेत रहें और कहीं न कहीं उसको सेल्फ डायग्नोस से इग्नोर ना करें। अक्सर क्या होता है कि कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से, सेल्फ डायग्नोस की वजह से हम बहुत भयानक एक अंजाम का सामना करते हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं सेल्फ डायग्नोस मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा बात आता है
कि सेल्फ डायग्नोज में अब डायग्नोज कैसे करवाएं। तो दोस्तों इसके अंदर बिना हिचके हुए मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं हमें दो तरह से इस बात को देखना चाहिए कि डायग्नोज एक्चुअली में क्या है। डायग्नोज है एलोपैथी, जो एक सिस्टम है, वो एक डायग्नोज करती है और बहुत डीपली उसको एनालाइज करती है दोस्तों। इसलिए जो डायग्नोज है उसके लिए अगर आप एक प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाएं तो उसके अंदर कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि कितनी ही बीमारियां हैं या कितने ही डायग्नोज हैं जो देर से पता लग रहे हैं या पता ही नहीं चल रहे। तो दोस्तों वो भी एक कारण है कहीं ना कहीं कि एलोपैथी के अंदर जो आज हम लोग, जो एलोपैथी कहती है कि हम डायग्नोज बहुत अच्छा करते हैं, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं देर हो रही है या उसके अंदर भी कई तरह के सिम्टम्स पकड़ में नहीं आ रहे। उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान बाद में चलकर एक आम व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखें, सेकेंड ओपिनियन लाइक एलोपैथी के अंदर अगर डायग्नोज नहीं हुआ तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर एलोपैथी के अंदर एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है डायग्नोज के साथ जुड़ा हुआ, अगर उसके अंदर डायग्नोज नहीं हुआ तो फिर वो आपका ट्रीटमेंट भी अधूरा है या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं नेचुरल जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका भी एक डायग्नोज होता है जो कि इसके साथ साथ आप वो हर पैथी के अंदर एक डायग्नोज होता है, वो आप उसके अंदर भी जरूर कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा कि वो डायग्नोज जो है वो आयुर्वेदा किस हिसाब से डायग्नोज करती है, वो होम्योपैथिक किस हिसाब से डायग्नोज करती है, और हमारी जो स्पजरिक है वो किस तरह से डायग्नोज करती है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं जरूर ध्यान दीजिएगा कि कैसे वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वहां पर नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर जरूर समझ आएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तालमेल मेडिकल सेक्टर के अंदर भी हम लोगों को लेना चाहिए। हम लोगों को कंपटीशन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। जहां पर उसकी खासियत है वहां पर वो अपनानी चाहिए और जहां पर इनकी खासियत है वहां पर वो अपनानी चाहिए। अगर हम आपस में तालमेल रखकर अगर बात करते हैं तो अगर आप पहले एलोपैथी के पास गए हैं और आपका डायग्नोज हो गया है तो वो वेल एंड गुड है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि क्या वो आपको ठीक करती है कि नहीं करती है, या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वो वहां पर लोगों की धारणा बनी है कि बहुत फास्ट हमें रिजल्ट चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो एलोपैथी की दवाई लेते हैं, ज्यादातर पेन किलर्स अगर आप देखा जाए तो वो उसमें लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, नेचुरल मेडिसिन के अंदर भी बहुत आजकल इस तरह की दवाइयां आ गई हैं जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं। दोस्तों अगर आपने पहली अप्रोच नेचुरल मेडिसिन की है और आपको कोई डायग्नोज आपको कर दिया गया है या उसका जो प्रैक्टिशनर है वो श्योर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, तो जरूर एलोपैथी से आप करवाएं। क्योंकि यूके, यूरोप और जो वेस्ट वर्ल्ड है उसके अंदर एलोपैथी जो मेन स्ट्रीम है उसका एक स्ट्रक्चर है कि हर व्यक्ति पहले वहां जाता है। हमारे देश के अंदर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक बहुत बड़ा मेडिकल सेक्टर के अंदर ये गाइडलाइन आनी चाहिए कि किस तरह से वो नेचुरल मेडिसिन को अप्रोच करें और किस तरह से वो एलोपैथी को। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पहले नेचुरोपैथी को अप्रोच करते हैं तो एक सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए डायग्नोज के ऊपर कि आपको कहीं वो छूट तो नहीं रहा नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर की आंखों से या उनकी नॉलेज से। क्योंकि एक छोटा सा जो खांसी है, मैंने अपने कई वीडियो में पहले भी बताया कि एक छोटा सा सिम्टम्स को आप अगर सुप्रेस करते हैं, अगर एक सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो वो कुड बी रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो पहला जो एक सिम्टम है उसके ऊपर अगर आप विचार कर लें, हम लोग हर चीज लेने से पहले दोस्तों विचार करते हैं। हमें एक फोन लेना होता है तो हम पता नहीं कितना टाइम उस पर लगाते हैं। अगर हमें एक इक्विपमेंट कार खरीदनी होती है या हमें हर तरह की कोई चीज खरीदनी होती है, यहाँ तक कि कपड़े खरीदने होते हैं, तो कितना ही टाइम लेते हैं दोस्तों। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो हम ब्लाइंडली चले जाते हैं। तो दोस्तों ये उसके ऊपर विचार जरूर कीजिएगा कि वो सही और गलत का। अब दोस्तों तीसरा आता है कि हर्बल और या जो कुछ ऐसे हर्ब्स हैं
जो कि बाढ़ सी आई हुई है कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों मैं नहीं जाऊँगा। पर हर्बल सिस्टम सेल्फ ट्राई ना करें, यानी कि वो लेने में हर्ज नहीं है दोस्तों। हर्बल ठीक है, आप लेते हैं और हर्बल के ऊपर कितनी ही दवाइयाँ हैं। हर्बल को आप अगर इस तरह से समझो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हल्दी लेते हैं और लहसुन लेते हैं और अदरक लेते हैं और अश्वगंधा लेते हैं, या आप भस्मों से बनी हुई कोई मिनरल्स दवाई लेते हैं, तो दोस्तों कहीं न कहीं वो आपकी जो बॉडी के अंदर नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, या वो आप और जो ऑलरेडी जो दवाई खा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इंटरफेयर तो नहीं करेगी। इंटरफेयर की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप हर्बलिज़्म को अननेसेसरी ना ट्राई करें। कई बार वो इंटरफेयर करती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वो इंटरफेयर ना हो, क्योंकि हर्बलिज़्म का जो 90% जो पार्ट है या 90% जो रेशो है, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन 10% ज़रूर कहीं न कहीं अनकम्फ़र्टेबल करता है। जैसा कि अगर कुछ रिसर्च अगर आप देखो, तो उसके अंदर पता चलता है कि एलोवेरा जूस जो होता है, उसके अंदर एक एलोई लेटेक्स नाम का एक सब्सटेंसेस होता है, जो कहीं न कहीं ज़्यादा मात्रा में लेने से कहीं न कहीं वो किडनी को एक्यूट किडनी लेवल पर कहीं न कहीं वो फ़र्क डालता है। और वैसे ही जो हल्दी है, वो कहीं न कहीं ब्लड थिनर के साथ वो कहीं न कहीं इंटरफेयर करती है। दोस्तों, तो इसको गलत मत लीजिएगा कि हर्बलिज़्म के अगेंस्ट नहीं जा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सही और गलत विचार करने के बाद उसके ऊपर आपको वो निर्णय लेना चाहिए। चौथा पॉइंट होता है कि कॉस्ट। दोस्तों, यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा आज का जो मार्केट चल रहा है, उसके अंदर कॉस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं न कहीं एक इसके ऊपर कैप नहीं है, एक किसी के ऊपर लिमिट नहीं है कि कितना वो मिनिमम होना चाहिए, कितना एक कहीं न कहीं वो कॉस्टली होना चाहिए। और दोस्तों, कहीं न कहीं धारणा हमारी बन गई है कि जितना महँगा प्रोडक्ट होगा, उतना ही वो अच्छा होगा। दोस्तों, तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये समझना है कि कॉस्ट जो है वो एक आराम से अफ़ोर्डेबल हो। कहीं न कहीं एलोपैथी का जो सिस्टम है, उसके अंदर कॉस्ट समझ आती है, क्योंकि उनकी कंसल्टेशन फीस होती है, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती से लेकर बहुत महँगी भी हो सकती है। इक्विपमेंट्स वो जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो कहीं न कहीं वो स्कैन्स हैं, वो कहीं न कहीं एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आजकल सस्ते भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, कॉस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आपको सेकंड ओपिनियन उस पे भी लेनी चाहिए कि ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं डाल दिया, या बीमारी के नाम पर आपको ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं ली जा रही। दोस्तों, इसके ऊपर आप कहीं न कहीं एक बार ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, 5वां नंबर है कि ड्यूरेशन। दोस्तों, ड्यूरेशन मैंने इसलिए चुना क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि अगर हर्बलिज़्म आप ले रहे हो तो ज़्यादा देर के लिए लेना पड़ेगा, और एलोपैथी के अंदर एक सर्टेन रेगुलेशन होता है कि आपको कौन-सी दवाई कितने टाइम पे खानी है और कब बंद करनी है, और कौन-सी लॉन्ग टर्म खानी है और कौन-सी लॉन्ग टर्म नहीं खानी है, और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे नेचुरल सिस्टम के अंदर वो कहीं न कहीं ड्यूरेशन उसके ऊपर हम लोग नहीं देते। कहीं न कहीं हमारी धारणा है और हम कह भी देते हैं कि जो नेचुरल सिस्टम होते हैं वो स्लोली असर करते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन-सी ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हमको नेचुरल सिस्टम को फ़ॉलो करना है, कौन-सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हमें मेनस्ट्रीम एलोपैथी को करना है। और दोस्तों, ड्यूरेशन के अंदर एक बात आती है कि कहीं न कहीं ट्रीटमेंट अगर आपको पहले 1-2 महीने में रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप कहीं न कहीं उसको 1 साल या 2 साल के लिए खाएँ। ये बात अलग है कि कुछ केसेज़ के अंदर हमें लॉन्ग टर्म दवाई खानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर वो शुरू के कुछ महीनों में या पहले कुछ महीनों में आपको कुछ भी संकेत नहीं मिल रहे, कुछ भी आराम नहीं आ रहा, तो दोस्तों आपको वहाँ पर फिर दोबारा से सही गलत सोचते हुए आपको या तो ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए, या आपको कहीं न कहीं चिकित्सक को चेंज करना चाहिए। उसका कारण सिंपल है। और दोस्तों, मैं किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में ये वीडियो नहीं बना रहा। मेरा काम है पब्लिक को अवेयर करना, तो उसके दौरान मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो
मैंने देखा है कि कई बार वो वेट करते-करते पेशेंट्स की जो आर्थिक तंगी है, समय है, बर्बाद हो जाता है। अब आएगा 6th नंबर, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन और यहाँ तक कि वीगन। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि आजकल शाकाहारी और कहीं न कहीं आपको आपस में कहीं पिछले 10 साल में देखेंगे कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी आजकल वीगन और शाकाहारी चीज़ों को प्रमोट करती है और मैं जिस पैथी के साथ जुड़ा हूँ, जिस बजरी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो तो पूर्ण तरह से वेजिटेरियन, वीगन है और मैं खुद भी शाकाहारी फ़ॉलो करता हूँ। तो दोस्तों उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि आज की जो अवेयरनेस जो है, उसके लिए मैंने ये सोचा कि कई मरीज़ों को, पेशेंट को जब मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ तो पता ही नहीं होता कि नॉन वेज और वेज क्या है। एलोपैथी वाला तो एक बिल्कुल ही अलग जो मेनस्ट्रीम है वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप हैरान रह जाएँगे कि ये जो पॉइंट है उसके अंदर नेचुरल जो मेडिसिन्स हैं, नेचुरल मेडिसिन्स के अंदर दोस्तों आप हैरान रहेंगे कि जितनी भी आयुर्वेदा, हर्बलिज़्म, होम्योपैथिक जो सिस्टम्स हैं, उनको भी एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि वो नेचुरल है क्योंकि वर्ड हम लोग जो यूज़ हो रहा है मार्केट, सोशल मीडिया के अंदर नेचुरल जो शब्द यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है। पर दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ऐसे ही नेचुरल जो मेडिसिन्स है, उसके अंदर भी दोस्तों कहीं न कहीं आपको नेचुरल मटीरियल मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेदा जो है, जैसा कि हम हर्बलिज़्म की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा सबसे पहले आती है, तो उसके अंदर भी प्लांट से दवाइयाँ बनती हैं, उनके अंदर भी एनिमल से दवाइयाँ बनती हैं। ये कम है, लेकिन उनके पार्ट्स यूज़ होते हैं और कहीं न कहीं दोस्तों, वो एक वेजिटेरियन को पता नहीं होता। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो होता है, वो कुछ भी खा सकता है, वो वेजिटेरियन भी खा सकता है और वो नॉन वेजिटेरियन भी खा सकता है और दवाइयाँ भी वो ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वेजिटेरियन जो पीपल हैं, शाकाहारी जो पीपल हैं और उससे भी एक वीगन जो लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है। हालाँकि दोस्तों एक नई फिलॉसफी चल पड़ी है वेजिटेरियन ऑन वीगन के ऊपर, शाकाहारी और वीगन के ऊपर। दोस्तों वो भी कहीं न कहीं हम लोगों के ऊपर एक तरह से अननेसेसरी कि हमें दूध भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक एनिमल की प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी एक कहीं न कहीं हमें जानकारी या सोच समझने की बात है, वो एक अलग पार्ट है, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएँगे। पर हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेदा और हर्बलिज़्म के अंदर मिनरल्स के अंदर भी दवाई बनती है। मिनरल्स मतलब सोना, भस्म हो गई, आपकी सिल्वर, चांदी और गोल्ड यानी कि सोना से हो गया, लोहा आप कह सकते हैं, लोहा से हो गया और कितने भी मिनरल्स पदार्थ हैं। आप कहीं न कहीं आयुर्वेदा एक सिस्टम है जो मैं बहुत एक साइंटिफिक सिस्टम मानता हूँ, लेकिन दोस्तों उसके अंदर कहीं न कहीं जो आज जल्दीबाजी में 2.0 जो कर दिया गया उसकी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोस्तों कहीं न कहीं गड़बड़ है और दोस्तों उसके अंदर हाई क्वालिटी ये नहीं कि सब लेकिन कहीं न कहीं आम पब्लिक तक कई बार वो दवाइयाँ कभी खराब कर देती हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है आपके होम्योपैथिक और होम्योपैथिक में तो दोस्तों क्या कहें कि इसके अंदर प्लांट से ये स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर एनिमल, उसके अंदर नो सोर्स, उसके अंदर मिनरल्स और यहाँ तक कि दोस्तों अब आपको हैरानी होगी जानकर कि इसके अंदर बीमारियों के टिश्यू से भी, बीमारियों के बैक्टीरिया से भी दवाइयाँ बनने लगी और ये आम आदमी को नहीं मालूम। आम आदमी सोचता है कि नेचुरल होम्योपैथिक है और कहीं न कहीं ये हमारे लिए फ़ायदा करेगी और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ मैंने देखी है होम्योपैथ के अंदर कि वो हर बार जर्मन मेडिसिन्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कि जर्मन मेडिसिन्स का नाम लिया जाता है लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी बनी हुई ही दवाइयाँ दे रहे हैं। तो दोस्तों वो भी एक विषय है लेकिन अगर आप देखोगे प्लांट बनी हुई मेडिसिन्स हैं। एनिमल के अंदर अगर आप देखोगे कि कितने ही प्रकार के एनिमल से उन्होंने दवाइयाँ बनाई और दोस्तों कितने पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब वो एनिमल यूज़ हो रहा है और कहीं न कहीं अगर आप वेजिटेरियंस की ऑर्गनाइज़ेशंस को फ़ॉलो करोगे, सही-गलत को देखोगे तो कहीं न कहीं अगर वो एनिमल प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तो उसको नेचुरल नहीं कहेंगे, उसको हर्बलिज़्म नहीं कहेंगे। तो कहीं न कहीं वो एनिमल यूज़ हो रहा है और नसोर्स के अंदर मैंने बता ही दिया कि फंगी हो गई, इन्फेक्शंस हो गया, यहाँ तक कि आपको अगर
टीबी हुई तो टीबी का एक छोटा सा पार्ट लेके उस बैक्टीरिया का वो एक दवाई बन जाती है दोस्तों। और यहाँ तक कि आजकल तो जो पैराडामिक चल रही थी उसका भी एक कल्चर टेस्ट लेके उसका भी कहीं ना कहीं एक होम्योपैथिक दवाई बना दी। तो दोस्तों इतना ज्यादा ये डीप चला गया है कि खुद ही रास्ता भटक गई है ये होम्योपैथिक साइंस। और दोस्तों कहीं ना कहीं मिनरल्स से भी दवाइयां बनने लगी हैं। उसका जो पार्ट है जैसे मिनरल्स के अंदर मैंने बताया कि लोहे से बन रही है दवाइयां, और चांदी से भी आजकल बनने लगी हैं, और सोने से भी दवाइयां बनने लगी है, यहाँ तक कि हीरा भी यूज होने लग गया होम्योपैथी में, और यहाँ तक कि जो कोयला होता है उससे भी दवाई बनने लगी है। दोस्तों मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा कि वो गलत है कि सही, मैं यहाँ पर आज का टॉपिक लेके आया हूँ पब्लिक और पेशेंट्स के लिए उनकी सोच। तो वो सोचते हैं कि ये सब दवाइयां जो हैं कहीं ना कहीं वो नेचुरल है। बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं चाइनीज जो मेडिसिन है वो भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो हर्बलिज्म के ज्यादा यूज करती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी एनिमल पार्ट्स यूज होते हैं, और उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ही कुछ ना कुछ ऐसे जानवरों का भी यूज होता है जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस में नहीं आता। तो दोस्तों कुल मिला के आपके पास क्या आया कि हमारा जो पहला बिंदु था वो ये था कि एक पेशेंट्स को हमें इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि सारे जो सिस्टम्स हैं वो नेचुरल नहीं हैं। आज जो उनको पता लग रहा है आसपास जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो जरूर ध्यान दें। सर्जरी जो सिस्टम है वो इतना फेमस नहीं है, इतना प्रचलित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता या ये सिस्टम नहीं है। दोस्तों कितनी ही चीजें हैं संसार के अंदर जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्य जरूर कर रही है। तो दोस्तों अब हम अपने प्रमुख बिंदु पर आते हैं कि मैं एक सर्जरी प्रैक्टिशनर हूं, और मैंने पहले बिंदु में बताया कि किस तरह से सारी साइंस सारी पैथियां चलती हैं। अब मैं बात करता हूं अपनी पैथी की, अपने सिस्टम की। दोस्तों इसके अंदर मैं एक आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए, एक आम पेशेंट को अवेयर करने के लिए बताना चाहूंगा कि एक्चुअली स्पजरिक शब्द है क्या, और ये स्पजरिक प्रैक्टिशनर्स क्या हैं। मैं पिछले 30 सालों से भारत के बाद यूके यूरोप के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, तो वो स्पजरिक थेरेपी क्या है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्पजरिक है वो क्या है। तो स्पजरिक दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर एक मेथड है, इसको एक मेथड कह सकते हैं आप। अब दोस्तों वो जो मेथड है वो हमारे भारत देश से निकली है। भारत देश से ये विद्या मेरे कई जगह आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में, पर आप आज हम पब्लिक के लिए बता रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में स्पजरिक का अर्थ होता है अर्क। सो एक प्लांट एसेंस और कैसे वो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो उसके ऊपर उसको स्पजरिक थेरेपी कहते हैं। दोस्तों इसके कई नाम हैं, लेकिन हम लोग इसको स्पजरिक थेरेपी का मतलब होता है कि 100% प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले जो पॉइंट निकल कर आया वो निकल कर आया 100% ये जड़ी बूटियों से बनती है, और ये दोस्तों 115 प्लांट ही यूज करती है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 115 प्लांट्स यूज करके इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 60 दवाइयां ही अवेलेबल हैं। दोस्तों ना इससे ज्यादा है ना कम है, इसके अंदर आपको जो ओरिजिनल दवाइयां मिलेंगी वो 60 ही मिलेंगी। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, ये जो सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं कि ये इटली से चला, इसकी जो खोज हुई वो इटली देश से हुई, लेकिन इसका जो असली विकास हुआ वो जर्मन देश के अंदर हुआ। दोस्तों इस सिस्टम का असली जो हिस्ट्री है वो कम से कम 100 सालों से ये जर्मन के अंदर चल रही है। दोस्तों और ये कहीं ना कहीं अब पिछले 10 सालों में ये यूके, यूरोप और हमारे भारत देश में भी बहुत ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पर भी ये दोस्तों बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है। आप कह सकते हैं कि जो स्पजरिक सिस्टम है, जो स्पजरिक मेडिसिन हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं फास्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनता जा रहा है।
पर पब्लिक के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, लोगों के लिए एक बता दूँ कि जब वो स्पजेरिक मेडिसिन्स की अकेले बात करते हैं या अकेले वो मेडिसिन्स को देखते हैं, तो वो दोस्तों अलग हो जाता है। वो भी एक अर्क विद्या, एक एसेंस में आ जाता है, एक मेथड में आ जाता है और वो कहीं न कहीं स्पजेरिक जो है, वो भी एक हर्बलिज़्म के तौर पर आपको ठीक कर रही है और उसके अंदर भी एनिमल किंगडम और उसके अंदर भी मिनरल्स के अंदर दवाइयाँ बन रही हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका लिंक कहीं न कहीं स्पजेरिक थेरेपी से है और इसको आप अगर देखेंगे तो ये रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है और हम लोगों ने इसके अंदर ये भूमिका निभाई है कि हम लोग इसको यूके, जर्मनी से लेकर अपने देश के अंदर इसको बहुत पॉपुलर कर रहे हैं। और दोस्तों अब सवाल उठता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब हम लोग यूके और जर्मनी कैसे जाएँगे ये दवाई लेने? पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के पास एक हाइली क्वालिफाइड स्पजेरिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी एक लिस्ट है, वो हर मुल्क के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे कि कैसे वो आपके मुल्क में, आपके देश के अंदर, आपके नियरेस्ट, आपके करीबी और आपकी खुद की स्टेट के अंदर कौन वो हैं जो स्पजेरिक थेरेपी को जर्मन की बनी हुई दवाइयाँ 100% आप तक पहुँचा सकते हैं। उनकी लिस्ट बहुत जल्दी हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई भी मुझसे जानकारी ले सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये नेचुरल है और हर वर्ग के लिए, हर ग्रुप के लिए ठीक है। नॉन वेजिटेरियन के लिए भी ठीक है, वेजिटेरियन के लिए भी ठीक है और इवन वीगन के लिए भी ठीक है दोस्तों। अब नेचुरल में आए 115 प्लांट के सिवा कोई दूसरा प्लांट यूज ही नहीं होता। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 115 जो जड़ी बूटियां हैं उसी से उन्हीं का अर्क बनाकर दवाई निकाली जाती है। और दोस्तों जो असली जो मेथड है, असली जो स्पजेरिक मेथड है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जर्मन देश के अंदर ही उपलब्ध है और पिछले 100 सालों से ये स्पजेरिक के ऊपर दवाइयां बना रही है और हम पहली बार उसको भारत में मैं लेकर आया हूँ, अपने देश के अंदर ये लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी वहाँ पर ये अवेलेबल हो। दोस्तों यही एक ऐसी पैथी है जिसके अंदर एनिमल तो दूर-दूर तक सोच ही नहीं सकते आप, जब वो मिनरल ही यूज़ नहीं करती। यानी कि आप देखो कि मिनरल लोहा भस्म और जो आपका चांदी भस्म हो गई या किसी प्रकार के भी मिनरल्स हो गए, वो यूज़ ही नहीं करती। वो प्रयोग में ही नहीं लाती तो वो किस तरह से यूज़ करेगी? तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये 100% नेचुरल है। अब दोस्तों नेचुरल के बारे में हम मैं आपको एक बात और बताऊँ कि अब सवाल यहाँ उठता है कि कैसे नेचुरल है तो हम लोगों को आयरन भी चाहिए, हमारे को विटामिन भी चाहिए। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि स्पजेरिक ही ऐसा एक सिस्टम है जब उसका एसेंस बनता है, तो परमात्मा ने हमें एक जो तरीका दिया है प्लांट की शेप में, जो एक पौधों की शक्ल में हमें एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, परमपिता परमात्मा ने जो ये जगत दिया है उसके अंदर जो पौधों का हमारा अगर आप देखोगे 90% जो हमारा फूड है वो प्लांट बेस्ड है। उसके बाद वो अलग बात है कि कहीं न कहीं आज के माहौल में अननेचुरल सब्सटेंसेस या नॉन वेजिटेरियन डाइट भी चल पड़ी है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्पजेरी को देखेंगे तो उसके अंदर एक सख्त कानून है, उसके अंदर एक सख्त लॉ है, एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जर्मन के अंदर, जर्मन फार्माकोपिया के अंदर ये दर्ज है कि वो स्पजेरिक की जो दवाइयाँ हैं, किस लॉ से बननी चाहिए। एकमात्र देश ऐसा है जर्मनी जिसके अंदर बननी चाहिए। दोस्तों इसका जो प्रकृति से संबंध है और इसके अंदर एक जो बिंदु है मुझे बहुत पसंद आता है वो ये है कि नो ह्यूमन लेबोरेटरी यानी कि आज की जो फार्मेसी है वो कभी भी इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। उसके लिए परमात्मा ने कैसी सृष्टि रचाई है कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक अगर हम प्लांट के थ्रू कर सकते हैं, जड़ी बूटियों के थ्रू, वो अपने आप ही नेचर्स वो लेबोरेटरी जो है वो एक देन है ईश्वरीय, वो एक देन है कि
कैसे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिक मटेरियल में करती है। तो दोस्तों ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि 100% शत प्रतिशत ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये एक ऐसा है जो प्लांट के थ्रू हमें जो मिनरल चाहिए, जो प्लांट के थ्रू हर प्लांट के अंदर, किसी के अंदर आयरन है, किसी के अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, कितने ही प्लांट हैं जिसके अंदर वो कहीं न कहीं हमारे जो रोज़ का जो खाना है या रोज़ का जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे वो नेचुरल जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करती है। इसलिए दोस्तों जो फाउंडर ऑफ स्पैजेरिक थेरेपी हैं, जो काउंट मैटेई, जो मैटेई सिस्टम इसको कहते थे, उन्होंने कितना बड़ा ख्याल रखा है कि हमें बैक टू नेचर, यानी कि हमें कहा हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें वापस बैक टू नेचर जाना चाहिए। चौथा पॉइंट पे आता है दोस्तों कि ये पैथी के अंदर डायग्नोज जो है, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आपको एक मेन स्ट्रीम के द्वारा वो लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब जो इसके अंदर डायग्नोज की जो प्रक्रिया आती है और जो ये जो दवाइयां हैं दोस्तों, पौधों को इस तरह से बांटा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इस तरह से कहीं रखा गया है कि वो ऑर्गन और सिस्टम पर काम करती है। यानी कहने का मतलब है कि यही एक पैथी है जो ऑर्गन पर काम करती है। अब यहाँ पर अगर आपने मेरी पहला बिंदु में आपने देखा होगा कि सेल्फ डायग्नोज को मैंने मना किया है, लेकिन दोस्तों वो सेल्फ डायग्नोज को जब आप इस पैथी के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको समझ आएगा कि सेल्फ डायग्नोज कितना भयानक हो सकता है। तो वो इसलिए दोस्तों वो ऑर्गन और सिस्टम्स को समझने की बहुत जरूरत है। कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है और वो किस लेवल पर काम कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम एक प्रकृति के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलोपैथी के साथ बहुत एक कनेक्शन रखता है, जिसकी कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन मेडिकल लाइन के अंदर ला सकते हैं। जो 60 दवाइयां हैं वो आपको एक जर्मन ने एक हमारे साथ मिलकर हम लोगों ने एक डाटा बनाया है कि 700 बीमारियों को ये अकेले 60 दवाइयां ठीक कर सकती हैं। अब दोस्तों उसके अंदर ये जो हम लोग बताते हैं आपको कि 700 जो बीमारियां हैं वो डाटा कैसे बनता, मतलब यह है कि 60 दवाइयों के सिवा कोई और दवाई यूज नहीं करनी और उसको फिर मॉनिटर करके एक डाटा बनाना कि अकेली वो दवाइयां कितनी ही तरह के रोग ठीक कर सकती है। तो उसके अंदर हम लोगों को पिछले 30 सालों से एक रिसर्च कर रहे थे और उससे पहले जो 100 साल के ऊपर जो रिसर्च हुई थी, उन दोनों को मिलाकर जब हमें पता लगा कि 700 बीमारियों को अपडेट करके हमने देखा कि वो अकेले उस पर काम कर सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उसके ऊपर काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर पाएंगी। तो वो मेरा जो पहला एक बिंदु था उसके अंदर भी हमने बताया था कि किस तरीके से आपको एक ध्यान में रखना है कि कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कौन सी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। इस पैथी के अंदर भी वो आता है क्योंकि कोई भी साइंस, कोई भी जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। लेकिन आज की जो जरूरत है इंटीग्रेटेड, जो आपस में जो मिलकर तालमेल कर कर हम हर जगह हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक तालमेल बैठ रहा है, एक देश विदेश के अंदर एक तालमेल बैठ रहा है। तो मैं अपने देश की सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि किसी तरीके से ये तालमेल भी बैठना चाहिए मेडिकल सेक्टर के अंदर कि कैसे नेचुरल सिस्टम्स एक एलोपैथी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे एक स्पैजेरिक थेरेपी 100% नेचुरल होते हुए उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि पहले बिंदु में बताया कि जल्दी असर करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल सही। मैं आपको बताता हूँ कि स्पैजेरिक थेरेपी के जो फाउंडर थे उन्होंने इसका जो नाम था वो भी इसी के ऊपर बेस्ड किया था कि कैसे वो आपको तुरंत आराम दे सकती है। जो दूसरी साइंस है उनके मुकाबले में बहुत जल्दी ही असर करती है। इसका जो फास्ट इफेक्ट है वो दोस्तों बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही एक ऐसी पैथी है जो ऑल इन वन है।
मैंने अपनी कई वीडियो में बताया, पर आज हम पब्लिक और पेशेंट के लिए ये बता रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा यही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपको एलोपैथी की तरह बहुत फास्ट रिजल्ट आएँगे और आयुर्वेदा की तरह नेचुरल जो एक हम लोग फिलॉसफी लेके चल रहे हैं कि नेचुरल होना चाहिए, उसकी तरह आपको इसके अंदर भी सारा नेचुरल मिलेगा। हालाँकि उनके अंदर नहीं है, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल थेरेपी है उसके अंदर पूरा नेचुरल मिलेगा। और फिर होम्योपैथिक की बात आती है, कितना ही वो ग्रो कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो अनगिनत दवाइयाँ बनती जा रही हैं, उसके अंदर जो अनगिनत डायलूशन बनते जा रहे हैं दोस्तों, वो इस पैथी के अंदर आकर सिर्फ और सिर्फ सिमट कर 2 में रह जाते हैं। वो इतने ईज़ी टू टेक है, इतने आसानी से आप ले सकते हो। तो होम्योपैथी की जो डायलूशन जो प्रक्रिया है, और होम्योपैथी के अंदर एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो आपको 30 पोटेंसी के बाद नहीं मिलता, वहीं स्पजरिक के अंदर आपको वो हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वो साइंटिफिक में आ गया। तो कहीं न कहीं सिर्फ 2 ही डायलूशन से आप ये 700 बीमारियों के ऊपर कहीं न कहीं हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों ये भी एक होम्योपैथी की तरह बनती है। बात आ जाती है इसके साथ जो अलग जो पैथियाँ हैं, इसके बाद जो मसाज सिस्टम है, जो एक्यूप्रेशर सिस्टम है और जो एक्यूपेंचर सिस्टम है, यानी कहने का मतलब है जो पंचकर्मा सिस्टम है, उसके अंदर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अकेली इकलौती एक ऐसा सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जो आप सिर्फ लगाने मात्र से इन 60 दवाइयों के बीच में से ही आप कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो लगाने मात्र से आपको तुरंत आराम आता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो ठीक कर सकती है, उसके अंदर हेल्प कर सकती है, आपको रिलैक्स कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी एक देन है स्पिरिचुअल थेरेपी की, जो कि एक मिराकल मैं समझता हूँ, मेडिकल रेवोल्यूशन है। 6th नंबर पर आता है कॉस्ट। इसके अंदर आपको देखना है कि जिस चिकित्सक को आप देख रहे हैं, उसकी मंशा क्या है। दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर भी अगर महँगी दवाइयाँ आपको एक बीमारी ठीक करने के नाम पर बेची जा रही है, तो वो भी गलत है। इस स्पिरिचुअल थेरेपी की खासियत बताता हूँ कि आपको बहुत ही सस्ते दामों पर ये चिकित्सा पद्धति आपको अलग तरह से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो आर्थिक रूप से आपको बहुत बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्ते दामों पर आपको अवेलेबल करा सकती है। कितने ही अगर हम बात करें कि स्पिरिचुअल सिस्टम के आसपास जो दूसरे सिस्टम है, उसके अंदर भी हमारे देशों के अंदर कितना एक्सपेंसिव सिस्टम दिया जा रहा है और उसके अंदर कितना ही ज़्यादा कॉस्ट ली जा रही है। तो उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल भी आपको बहुत कॉस्ट कम में आपको उपलब्ध हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद आता है एक और पॉइंट जिसके अंदर हम कहना चाहेंगे कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि लंबा ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है, बशर्ते कि उसकी रिक्वायरमेंट हो या उसकी कहीं न कहीं ज़रूरत हो। दोस्तों कहीं न कहीं आपको स्पिरिचुअल पहले हफ्ते से लेके फर्स्ट वीक से लेके आपको फर्स्ट मंथ में रिजल्ट ज़रूर देती है। दोस्तों वो फर्स्ट डे भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं हर लोग अलग होते हैं। कुछ घंटे के अंदर भी आपको रिजल्ट्स आ सकता है। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर प्रैक्टिकल लेके एवरेज लेके चलें तो आपको 1 ही महीने के अंदर 15 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा कंपेयर टू अदर सिस्टम्स में कि ये दवाइयाँ कितनी हैं। तो उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर वही लॉ फॉलो करना है कि या तो दवाई चेंज करवाओ या कहीं न कहीं आपको चिकित्सक चेंज करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको बहुत देर के लिए दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए और कहीं न कहीं बीच में ट्रीटमेंट को ज़रूर छोड़ के, देख के, परख के उसको फिर दोबारा से आपको एक बार स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके पास समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी और कहीं न कहीं वो आपकी जान के लिए कहीं न कहीं वो नुकसानदायक हो सकता है। तो वो हर सिस्टम में आता है। आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 8वां जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अननेसेसरी क्लेम से बचें। हम लोग मेडिकल सिस्टम्स के अंदर हैं, तो दोस्तों अगर आप जो हमारी आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो कहीं न कहीं अननेसेसरी क्लेम्स के चक्कर में अपने वक़्त को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि कुछ कितनी ही लाइलाज बीमारियाँ हैं,
जो कि ठीक नहीं हो सकती या उसके अंदर हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। कितनी ही बीमारियाँ हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक हमें इमरजेंसी मेन स्ट्रीम एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर खत्म हो गई, तो हमें ऑक्सीजन ही लेनी पड़ेगी। कोई भी नेचुरल सिस्टम जो है, वो ऑक्सीजन प्लांट से पैदा नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो फ़ॉलो-अप में अपने लंग्स को इतना मजबूत कर सकता है, वो योगा थेरेपी से, प्राणायाम से अपने लंग्स को दूर कर सकता है, या वो पहले प्रिवेंटिव करके उस स्टेज पर पहुँचे ही ना कि प्रिवेंटिव होके वो बीमारी का कारण बने। तो दोस्तों ये दोनों फिलॉसफी के अंदर, लेकिन हमें ये देखना है कि आज अगर वो हमारा रक्त बिल्कुल खत्म हो गया है या बिल्कुल ही लो लेवल पर आ गया है और हम लोग बेहोश हो गए हैं, आयरन जिसे कहते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमें खून की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल साइंस के अंदर आज ही रात को हमने जूस बना के पी लिए या आज ही रात को हमने कोई दवाई ले ली तो वो नहीं बनेगी। हालाँकि आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेशल थेरेपी के अंदर एक ऐसी दवाई है हाइड्रेटिस्ट जो कॉम्प्लेक्स है, वो उसको हम लोग A3 कहते हैं। वो सीधा-सीधा आरबीसी बनाती है, ब्लड काउंट को बढ़ा देती है। पर दोस्तों रातों-रात नहीं होगा वो। तो कहने का मतलब है कि इमरजेंसी में अगर कहीं न कहीं हार्ट पेन हो रही है और वो हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हैं, तो आपको कहीं न कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, कहीं न कहीं आप गिर गए हैं, आपकी बैक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है या आपका जो कहीं न कहीं इमरजेंसी से डील कर रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं आपको एक मेन स्ट्रीम्स को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए दोस्तों। अब रही बात कि कई बार क्या होता है कि जो क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे अर्थराइटिस है या हार्ट डिज़ीज़ेज़ हैं या जो कैंसर हम कह सकते हैं, उसके अंदर भी दोस्तों नेचुरल सिस्टम्स के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स बहुत कम कहीं न कहीं फ़ॉलो की जा रही है। और अगर की जा रही है, उसका एक रिसर्च बेस है तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव तौर पर हम लोग इन बीमारियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर कहीं न कहीं हम लोगों को वो सारी पैथियों के लिए ये मेरा जो पॉइंट है, बिंदु है कि ये कि अननेसेसरी क्लेम ना करें। अगर वो एविडेंस बेस्ड है और कहीं आप मेन स्ट्रीम के साथ मिलकर अगर आपके पास समय है या आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो जब वो दूसरी पैथियों का सहारा लेते हैं, तो वो आपकी जो एसोसिएट सिम्पटम्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो आपको अगर उसमें से 100 में से अगर 30% या 40% भी आपको आराम आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपको सुकून मिलेगा। इसके अंदर ज़िम्मेदारी एक पब्लिक की भी है, अवेयर उनको भी होना है और एक चिकित्सकों नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो हैं, उनको भी ये सचेत करना है, उनको भी एक अवेयर करना चाहिए कि कौन-सी बीमारी ठीक हो सकती है, कौन-सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और वो कहने में हर्ज नहीं है। और कहीं न कहीं दोस्तों मैं जो कि मैं अपने एक सिस्टम में करता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग एक बात करते हैं, प्रैक्टिशनर्स के पास वो एक डाटा होता है, हम लोग देते हैं। आप मेरे जितने भी स्पष्टिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हमसे एसोसिएट हैं, उनको हम एक गाइडलाइन देते हैं। कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती और मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर वो बात करता हूँ कि कैसे करना है, कैसे किया जा सकता है, कितना आराम आएगा और अननेसेसरी क्लेम्स नहीं करने चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आती है या हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में देखते हैं, नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर में देखते हैं कि अगर कैंसर में किसी को लास्ट स्टेज पर कैंसर है और वो कुछ दिनों का मेहमान है, तो वहाँ पर भी हम पैसे चार्ज करते हैं दोस्तों। वहाँ पर कहीं न कहीं हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम उसकी हेल्प कर दें, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं आपको पैसों को लेकर या आपको उनको आर्थिक एक रूप से उनके ऊपर बर्डन डालना मुझे ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी स्पर्शिक थेरेपी से वो पेशेंट को हम क्या ठीक कर सकते हैं और कुछ ऐसे मिराकल भी हुए हैं दोस्तों मेरी इस प्रैक्टिस के अंदर कि जिनको हमने लास्ट स्टेज के अंदर 1 दिन का मेहमान या 2 दिन का मेहमान या 1 महीने का समय दिया था, आज वो बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। और दोस्तों कुछ पेशेंट्स के ऊपर तो उनकी लाइफ एक्सपेंड हो गई, उनकी लाइफ की जो उम्र है वो थोड़ी बढ़ गई। दोस्तों इस तरह के 30 साल के अंदर मैंने कई केसेस देखे हैं लेकिन अननेसेसरी क्लेम्स मैं नहीं करता।
कोई भी साइंस पूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंट का इलाज नहीं हुआ या ये नहीं हो सकता, तो उसके अंदर मैं पैसों, उसके ऊपर आर्थिक जो बोझ है वो नहीं डालता। तो दोस्तों ये एक मेरा वीडियो था आपके लिए कि कैसे हम लोग आम जनता के लिए कि कैसे वो लोग ये पॉइंट से लेकर क्या अच्छा है, क्या गलत है, वो उसका निर्णय लेकर उसके हिसाब से अप्रोच कर सकती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पर्जिक थेरेपी सिस्टम क्या है और वो कैसे एक 100% नेचुरल है और आने वाले वक़्त में, आने वाले समय में वो एक फ़ास्ट ग्रोइंग सिस्टम बनता जा रहा है। नमस्ते, जय हिंद।